तो हम आ चुके हैं रियल नंबर के एक नए वीडियो में, जो कि क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 है। इसके अंदर का एक टॉपिक है इरेशनल नंबर, जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। और इसके साथ साथ में हम ये भी आज करेंगे कि किस प्रकार से जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको इरेशनल प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं कि क्या डेफिनेशन होती है एक इरेशनल नंबर की। सबसे पहले लिख लेते हैं डेफिनेशन। तो जो डेफिनेशन होती है इरेशनल नंबर की, तो आप लिख सकते हो इरेशनल numbers are those numbers which cannot be expressed in the form of a fraction। ठीक है, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। फ्रैक्शन और क्या होते हैं, और रेशो किस फॉर्म में दिखते हैं, दैट इज P/Q। ये इसका फॉर्म होता है ना। जो हमारे फ्रैक्शन या फिर रेशो होते हैं वो किसके फॉर्म में होते हैं, P/Q के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहती है कि इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन अ फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन और रेशनल, दैट इज P/Q। और यहाँ क्या होता है, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना, कि 0 नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ मैंने बोला है कि जो हमारे इरेशनल इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। तो नंबर कौन कौन से होते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं। जैसे कि आपके पास √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, या फिर आप पाई भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सारे जो नंबर्स होते हैं हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो आपको तो ये पता ही होगा कि हमारे रेशनल नंबर क्या होते हैं। जिसको नहीं पता है वो थोड़ा सा देख लो। हमारे जो रेशनल नंबर होते हैं उनको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है, ये दो क्या हो सकता है, एक नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी, इंटीजर पे भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इसको क्या होता है, तो इनमें से किसी भी नंबर के नीचे अगर आप 1 लगा देते हो तो देख सकते हो हमारा क्या बन गया, P/Q का फॉर्म बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि कोई सा भी आपके पास अगर नेचुरल नंबर हो, ठीक है, या फिर आपके पास होल नंबर हो या इंटीजर हो, इंटीजर्स कोई से भी हो, तो उन सभी नंबर्स के नीचे आप 1 लगा के उसे रेशनल नंबर बना सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कि अगर आपके पास एक डेसिमल नंबर भी हो जाता है, डेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल वाले नंबर कैसे होते हैं, जिन पे पॉइंट लगा हो, चाहे 2.1, 3, 5, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। तो ये जो आपके पास एक नंबर है, आप इसको रेशनल कैसे बना सकते हो, तो ये पॉइंट हटाना है आपको। पॉइंट कैसे हटाते हैं, तो राइट साइड से पॉइंट हमारा 3 डिजिट के बाद है, तो आपको क्या करना है, जो नंबर ऊपर लिखा है वो लिखना है और नीचे 1 के साथ 3 0 लगा देने। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हो P/Q का फॉर्म ये बन चुका है। ठीक, तो ये हमारे रेशनल नंबर्स होते थे जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इरेशनल का डेफिनेशन क्या कहता है कि हम इसको P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो अगर अभी मैंने बताया कि रेशनल नंबर के मतलब किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा के उसे हम क्या बना सकते हैं, रेशनल नंबर बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये हमारा √2 लिखा हुआ है, तो क्या इसके नीचे भी 1 लगा के P/Q का फॉर्म तो दिख रहा है, क्या हम रेशनल बना सकते हैं, तो नहीं। बिकॉज देखो, जो ये हमारे रूट वगैरह वाले नंबर होते हैं इनकी एक अलग ही वैल्यू होती है। यहाँ पर ये जो √2 है उसका मतलब ओनली 2 नहीं है कि उसके नीचे आपने 1 लगाया और हमारा ये काम ख़त्म, नहीं। ये जो आपका √2 है इसकी अलग से एक वैल्यू होती है, इस वजह से आप इसके नीचे 1 नहीं लगा सकते हो। ठीक है, मैं वैल्यू लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, और इसको याद कर भी लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। √2 की वैल्यू जो होती है वो 1.41421356 ऐसे करके ये चलता रहता है, कभी भी एंड नहीं होगा, और इसमें कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं होता है।
इसलिए आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं उनका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बट यहाँ पर जो ये हमारे रूट वाले नंबर हैं, तो यहाँ पर ये दो डेसिमल एक्सप्रेशन आया हुआ है, ये ना तो टर्मिनेटिंग है ना ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, उनमें से कोई सा भी नहीं है। यहाँ पर एक भी डिजिट जो होगा किसी भी इंटरवल में रिपीट नहीं होगा, ये यूनिक होते हैं और ये चलते जाते हैं, इनका कोई भी एंड नहीं है। तो इस वजह से आप ज़रा इस चीज़ को फील करो कि पॉइंट के बाद राइट साइड में कहीं इसका एंड ही नहीं है, तो इसके 1 के पास कितने ज़ीरो लगाओगे आप। जैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ था 2.135 है ना, तो यहाँ पर आपने देखा कि राइट साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो हमने क्या किया 1 के साथ 3 जीरो लगा दिए थे, तो हमारा ये P/Q का फॉर्म बन गया था। बट यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ तो कोई इसका एंड ही नहीं है, तो नीचे कितना जीरो लगाओगे आप, नहीं लगा सकते। तो इसी वजह से हम √2 के नीचे 1 लगा के हम इसे रैशनल नंबर नहीं बना सकते। तो अब आगे देख लेते हैं। वैसे ही √3 की वैल्यू होती है, जो √3 की वैल्यू होती है 1.7320508075 ऐसे करके चलती जाती है। ठीक है, √5 की वैल्यू ऐसे ही होती है, वो 2.236067970 चलती जाती है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है, रूट वाले नंबरों के, इन नंबरों के। तो आप शायद समझ गए होंगे, है ना, कि इनको हम क्यों P/Q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, इसलिए इनका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, ये होता है हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है, डेसिमल एक्सप्रेशन। तो जो हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन है ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन ऐसा है, इस वजह से हम इसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वहीं पर जो हमारा पाई है, पाई भी एक इरेशनल नंबर ही है ना। इसके अलावा कुछ एक्सप्रेशन ऐसे दिए होंगे डेसिमल एक्सप्रेशन, जैसे 0.10100010001 4 टाइम 0 फिर 1 ऐसे करके चलते जाते हैं। तो ये इस तरह के जो भी नंबर होते हैं ये भी हमारे कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये भी हमारे क्या होते हैं, एक इरेशनल नंबर होते हैं। तो आप देख सकते हो इरेशनल नंबर कौन कौन से हो गए, एक तो √3 ठीक है 2 √5 पाई या फिर इस तरह के डेसिमल एक्सप्रेशन, ये सभी हमारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं किस चीज़ के, इरेशनल नंबर के। ठीक है, तो ये होते हैं आपके इरेशनल नंबर। और शायद आप डेफिनेशन समझ गए होंगे कि जो डेफिनेशन कहता है उसका मतलब क्या है और क्यों हम इसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आगे देख लेते हैं कि जो हमारी ये जैसे √2 है, तो अगर इसको आपको प्रूव करना हो कि आप प्रूव करो कि √2 हमारा क्या है, इरेशनल। ठीक है, तो आप कैसे प्रूव करोगे कि एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो प्रूव करने के लिए आपके पास 3 कैटेगरी आ जाएंगी। तो वो 3 कैटेगरी कौन सी होंगी देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाले में ओनली सिंगल टर्म्स होगी, क्या होगी, सिंगल टर्म। वो कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि √2 हो गया जो अभी मैंने ऊपर लिखा, √3 हो गया, √5 हो गया, √11 हो गया, इस प्रकार से कुछ भी। ठीक है, सिंगल टर्म होंगी और इनके बीच में कुछ नहीं होगा, प्लस माइनस कुछ नहीं लगा होगा, ये सिंगल टर्म हो जाएगी। इनको कैसे प्रूव करेंगे कि एक इरेशनल नंबर है, या फिर अगर इनके साथ कोई एक रैशनल जुड़ गया, जैसे 6 प्लस में √5 ऐसा लिख दिया, या फिर हो गया 2/3 प्लस में 2 √2 ऐसा हो गया, या फिर -5 प्लस में 3 √11/6 ऐसा हो गया। तो इस प्रकार के, यानी कि जो रैशनल और इरेशनल के दोनों के कॉम्बिनेशन हो, इस प्रकार के कैसे इरेशनल नंबर को हम इरेशनल ही प्रूव करेंगे। साथ साथ में अगर दोनों ही इरेशनल हो गए, जैसे √5 प्लस में √3 हो गया, √11 प्लस में √2 हो गया, इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से इरेशनली प्रूव करेंगे। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन हैं, इन तीनों को हम बारी बारी से सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम ये सिंगल टर्म्स वालों को हम प्रूव करना सीखेंगे कि कैसे प्रूव किया जाए कि ये एक इरेशनल नंबर है।
ठीक है। तो आप इनको टाइप भी बोल सकते हो। ये आपका हो जाएगा टाइप 1, ये हो जाएगा टाइप 2 और ये हो जाएगा टाइप 3। ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं कि कैसे प्रूव करें कि √2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है। तो देखो ये रहा आपका क्वेश्चन, प्रूव दैट √2 इज़ इरेशनल। तो इसको कैसे प्रूव करें और क्या स्टेप होंगे, तो ज़रा ध्यान से देखना। ये एक स्टोरी टाइप ही है, तो ये आपको याद करना होगा। ठीक है। अगर आप ये याद कर लेते हो तो ईजिली हर एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से बना पाओगे। ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो स्टेप होगा, आप इसके अपोजिट मानोगे कि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है तो ये इरेशनल, बट आपको क्या करना है, इसके अपोजिट मानना है कि एक रैशनल नंबर है। ठीक है। तो आपको यही चीज़ लिखना है सॉल्यूशन में कि लेट अस एज्यूम दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है। आप मान लोगे कि √2 हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो आपको अभी मैंने बताया कि अगर कोई भी एक रैशनल नंबर है तो आप उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। तो बस आपको यही लाइन लिखनी है। तो हैंस √2 है ना कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। और याद करो यहाँ पर बताते भी थे कि p और q क्या होते हैं, है ना। वैसे आपको बताना है वेयर p एंड q आर इंटीजर। नो, आप यहाँ पर इंटीजर नहीं लिखोगे, लिखोगे कोप्राइम। अब ये कोप्राइम क्या है अभी आपको बता दो। ठीक है, कोप्राइम एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, q 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास एक नया टर्म आ गया कोप्राइम। जिसको पता है अच्छी बात है, लेकिन जिसको नहीं पता है वो देख लो। कोप्राइम का मतलब क्या होता है, कोप्राइम का मतलब ऐसे दो नंबर, पेयर ऑफ नंबर, ठीक है, पेयर ऑफ नंबर जिनका HCF इक्वल टू 1 हो। ठीक है, इस बात का ध्यान देना है आपको कि ऐसे दो नंबर जिनका HCF क्या हो 1, वो हमारे कोप्राइम नंबर हो जाते हैं। जैसे कि 2 और 3 ले लो, ये आपके क्या है, पेयर ऑफ नंबर है। 2 और 3 आर पेयर ऑफ नंबर। जरा इनका HCF करो तो देखो क्या आएगा HCF। आपका HCF इसका तो क्या आने वाला है, 1 ही आएगा ना, इसलिए इन दोनों में कुछ कॉमन तो है ही नहीं, है ना। वैसे अगर आपसे पूछे कोई 6 और 8 क्या हमारे कोप 6, वैसे आपसे कोई पूछे कि 6 और 8 क्या आपके कोप्राइम है, यस या नो, तो आप क्या बोलोगे कि HCF इसका निकालना। और HCF ज़रा ध्यान से देखो तो क्या आ जाएगा, क्या इसका HCF 2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। HCF इसका 2 आएगा ना। तो HCF क्या 1 के बराबर है, नहीं है। HCF इज नॉट इक्वल टू 1, इस वजह से ये क्या होगा, ये कोप्राइम नंबर नहीं होगा। आप इसको क्या लिख सकते हो, नो, इट इज़ नॉट अ कोप्राइम नंबर। ठीक है, तो HCF आपका 1 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे कोप्राइम नंबर हो जाएंगे। तो ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल नहीं है। ठीक है, समझ गए होगे। तो चलो आपने ये बता देना है। उसके बाद जैसे ही आप इसको बता दिए ये सारी चीज़ें कि हमारे कोप्राइम है, इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर वो जो नंबर दे रखा है आपको √2, वो इक्वल टू p/q के फॉर्म के इक्वल दिखा देना है। ठीक है, अब क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी है। तो √2 का भी स्क्वायर कर देना है और इधर p/q का भी स्क्वायर कर देना है। तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ p² अपॉन में q² आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, अब ये q को इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, p² बचा, और यहाँ से q की वैल्यू निकाल लो, q² की, सॉरी, तो q² की वैल्यू क्या आ जाएगी, p² अपॉन में 2 आ जाएगी। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर q² की वैल्यू आ गई है ना, तो आपको यहाँ पर जरा राइट हैंड साइड में देखो जरा ध्यान से, यहाँ लिखा है p² अपॉन में 2। इसका मतलब जो p है वो 2 से डिवाइड हो रहा है ना। तो आपको ये चीज़ लिखना है, ठीक है, कि सिंस 2
डिवाइड्स पी स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स पी। ठीक है, यानी अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 पी को भी स्क्वायर डिवाइड करेगा ही करेगा, है ना। तो इस चीज़ को आप इक्वेशन नंबर 1 दे दोगे। अब क्या करना है आपको इसके आगे, तो ये जो दो जिस चीज़ को डिवाइड कर रहा था उसी को आप मान लोगे, लेट कर लोगे कि लेट p इक्वल टू 2m। तो जिसको 2 डिवाइड कर रहा है उसी को आप मानोगे 2m। और हमने 2m ही क्यों माना, 4m क्यों नहीं माना। तो आपको ध्यान रखना है एक चीज़ का क्वेश्चन के अंदर कि जो भी आप जिस चीज़ का क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे अभी हम √2 का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो √2 तो 2 से ही डिवाइड करेगा, तो उतना ही आपको मानना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर √5 का करते तो आपको यहाँ पर 5m लिखना चाहिए था, और यहाँ पर वो 5 से डिवाइड करता। ठीक है, तो अभी ये 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2m ही मानना है आपको। m क्या है यहाँ पर आप बता दो, वेयर m इज़ एनी इंटीजर। जो m है वो कोई सा भी एक इंटीजर हो सकता है। ठीक है, अगेन क्या करोगे, ये जो p की वैल्यू है इसको इसके अंदर रख देना है। ठीक है, तो हमारा √2 इक्वल टू पी की जगह 2m रखोगे अपॉन में q। वही दोबारा स्टेप करने हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर √2 का स्क्वायर इक्वल टू 2m अपॉन में q का स्क्वायर कर देना है। तो कितना निकल आएगा, 2 का √2 का 2, और यहाँ पर 2m का करोगे तो 4m स्क्वायर अपॉन में q का करोगे तो q स्क्वायर। और यहाँ से अब आपको m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, m की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 जो है ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू m स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, q स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू m स्क्वायर, यानी कि m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर बाय 2, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ पर वही लाइंस फिर से लिखनी है, देख सकते हो। अब इस बार 2 जो है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, तो सिंस 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स q, है ना, तो q को भी डिवाइड करेगा, और इसी को आपको इक्वेशन नंबर 2 देना है। ठीक है, तो अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से देखो आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, देखो आपको क्या मिलेगा। वहाँ पर इक्वेशन 1 में बताया था आपको कि जो 2 है वो p को डिवाइड करता है, और यहाँ पर जो 2 है वो q को डिवाइड करता है, यानी 2 p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो आपको वही लिखना है, 2 डिवाइड्स बोथ, है ना, p एंड q, p और q दोनों को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब इट मीन्स 2 इज अ कॉमन फैक्टर। 2 क्या निकल गया हमारा, कॉमन फैक्टर, है ना। तो इससे मतलब क्या निकला, इसके क्या मतलब निकलता है, देयरफॉर, ठीक है, क्या, p एंड q आर नॉट कोप्राइम नंबर। ठीक है, इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो हमारा p एंड q है वो हमारे कोप्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, जरा देखो, मैंने अभी आपसे बताया था कि जो कोप्राइम नंबर होते हैं उनका HCF 1 आता है। अब जो कि जो 2 है वो p को भी डिवाइड करता है और q को भी डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या कि 2 इन दोनों में कॉमन निकल जाएगा ना। ठीक है, यानी मल्टीपल भी तो अगर डिवाइड करता है तो यानी इसके अंदर 2 रहा होगा तभी तो डिवाइड करता है। ठीक है, नहीं समझे, देखो मैं कहता हूँ अगर यहाँ पर 4/2 लिखा है तो ये 2 इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर 3/2 लिखा होता तो क्या 3 इसको डिवाइड करेगा, सही से नहीं करेगा, है ना। तो वैसे अगर यहाँ पर 4/2 है और यहाँ पर 8/2 है, तो इसका मतलब क्या है, ये 2 को तो मारो गोली, यहाँ 4 और 8 को लो, तो इसमें तो 2 कॉमन निकलेगा कि नहीं निकलेगा।
निकल गया ना 2 कॉमन, तो इसका मतलब क्या है, इसका HCF क्या आ जाएगा 2, तो इस वजह से HCF 1 नहीं आ रहा, दैट्स वाई ये हमारी कोप्राइम नंबर नहीं है। और जैसे कोप्राइम नंबर नहीं है तो इस कॉन्ट्राडिक्शन और एग्जाम्पशन तो जो हमने एज्यूम किया था, ठीक है, उसमें क्या निकला है, कॉन्ट्राडिक्शन निकला है, विरोधाभास निकला है, दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन निकला है कि जो हमने माना था कि √2 एक रैशनल नंबर है, उसमें क्या निकला है, कॉन्ट्राडिक्शन निकला है। तो इसलिए बता सकते हो हैंस, ठीक है, इसलिए बता सकते हो हैंस आपका जो √2 है इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा ये हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ऐसे करके आप प्रूव कर सकते हो। तो अब आपको देखो, अगर कोई सा भी और क्वेश्चन आ जाता है, जैसे √5 का आ गया, √11 का आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ भी √2 लगा है वहाँ पर √11 लग जाएगा, और जो यहाँ पर अभी 2 से डिवाइड हो रहा है वो वो 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, अगर 11 वाला करोगे तो 5 से करोगे तो 5 से डिवाइड होगा, पूरा स्टेप ये रहेगा। तो ये जो लास्ट का स्टेप से आपको ये चीज़ ज़रूर याद करना है, ये तो आप याद कर लेना। ठीक है, याद कर लोगे, इसलिए हर क्वेश्चन में ऐसे ही लिखना है आपको, बस यहाँ पर जहाँ 2 है वहाँ उसकी जगह दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन को करना होता है। तो मिलेंगे इसके टाइप 2 वाले क्वेश्चन को एक नए वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, अभी इसको आपको याद करना है और समझना है। ठीक है, तो थैंक यू।